स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमारे देश इंडिया में हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रखी जाती है सर्विसेज सेक्टर की। मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूशन आवर जीडीपी इज बेसिकली डन बाय द सर्विसेज सेक्टर। एंड इसी वजह से आने वाले जितने भी हमारे गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, चाहे वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हों, विकसित भारत के हों, इन सभी गोल्स और टारगेट्स के लिए सर्विसेज सेक्टर को एज अ बैकबोन यहां पर माना जाता है। एंड यही सर्विसेज सेक्टर अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंट एनुअल ग्रोथ भी यहां पर अचीव कर रहे हैं। कि अगर हम देखें पेंडेमिक से पहले तो 8% तक की एनुअल ग्रोथ है एंड पेंडेमिक के बाद भी 8.3% तक की एनुअल ग्रोथ है। नाउ द पॉइंट इज दिस वेरी सर्विसेज सेक्टर इज अंडर द फायर बिकॉज ऑफ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। जो हायर एक्ट वहां पर प्रपोज किया गया है, एक नया एक्ट इंप्लीमेंट करने की जो बात की गई है, उस वजह से इस सेक्टर के ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है, विच इन टर्न इज गोइंग टू इंपैक्ट इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में, जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगर हम अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात करें, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात करें, तो भैया 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने $200 बिलियन का यहां पर एक्सपोर्ट किया है, जिसमें यूएस इमर्ज करता है एज अ मेजर डेस्टिनेशन। कि 54% ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस नंबर कम्स फ्रॉम द यूएस कंपनीज एंड बाकी 31% आपका यूरोप का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर रहता है। अब हालांकि ये यूएस कंपनीज को भी पसंद नहीं है। टू बी प्रिसाइज अगर कहा जाए तो रिसेंट जो सरकार है यूएस में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्हें ये चीज तो कतई पसंद नहीं। और इसी वजह से हमने बहुत बार यहां पर देखा है कि इस प्रकार के बयान, इस प्रकार की स्टेटमेंट्स यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप द्वारा यहां पर रखी गई हैं कि आप अमेरिका को पहले रखिए। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टेक्नो नेशनलिज्म, कि जिसके बेसिस पर करंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि जो भी चीज बने भैया हमारे देश में बने एंड देश का ही यहां पर उद्धार हो, देश के लोगों का यहां पर उद्धार हो। इसी वजह से बहुत सारी पॉलिसीज जो कि जनवरी ऑनवर्ड्स यहां पर चल रही हैं, वो इसी चीज के ऊपर फोकस है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मेजर क्रिएशन यहां पर की जा सके। अब हालांकि उस पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा काफी सारी आर्म ट्विस्टिंग भी यहां पर की गई है एंड ही हैज बीन एबल टू गेट व्हाटएवर ही वांट्स फ्रॉम द बिग बिजनेसेस। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा डिनर भी वहां पर कंडक्ट किया गया था, जिसमें सभी ये बड़े कंपनीज के लीडर्स वहां पर पहुंचे थे और उनकी एक वीडियो भी वहां पर वायरल हो रहा है कि जहां ये बताया जा रहा है कि हर एक कंपनी का लीडर क्या बता रहा है कि भैया मैं आने वाले समय में कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं, यूएस में कितना नया इन्वेस्टमेंट यहां पर लाने वाला है, चाहे फिर वो एप्पल की बात हो, फेसबुक की बात हो, again across Google, every company is basically investing in US, not because they want to, not because उनकी first priority है, but because of the arm twisting that is being done by the US administration. Intel का केस लीजिए, 15% का शेयर वहां पर ले लिया गया है, राइट। Nvidia केस में चाइना को अगर चिप्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें रेवेन्यू शेयरिंग की वहां पर बात रख दी गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि, या यूएस इकोनॉमी की बात करें जो कि सबसे बड़ा एक प्राइम एग्जाम्पल यहां पर माना जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी का, कहीं ना कहीं उनका जो शिफ्ट है वो टूवर्ड्स सोशलिस्टिक होते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टेट की पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती जा रही है, वो कंट्रोल वहां पर बढ़ता जा रहा है। एंड इसी वजह से तो कहते हैं कि भैया दे हैव बीन एबल टू गेट व्हाटएवर दे वांट फ्रॉम दिस बिजनेसेस। अदरवाइज अगर एप्पल की बात करें, टिम कुक भाई साहब का कोई ऐसा मन नहीं था, कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी दैट ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट $600 बिलियन ऑफ अमाउंट इन यूएस इटसेल्फ, है ना, क्योंकि वहां पर कहा गया आप तो इंडिया में पैसा लगा रहे हो, अपने देश में कुछ नहीं लगा रहे, इसलिए वो पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ा। बट अब ये जो पूरा सिस्टम है ये और इंटेंसिफाई होता जा रहा है, टेक्नो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये और इंटेंसिफाई होता जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं जैसे हमने रिसेंटली H1B वीजा के केस में देखा, सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, अब वैसे यहां पर कहा जा रहा है कि हायर एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए, कि जो यूएस आउटसोर्स टैक्स बिल के तरीके से यहां पर रखा जा रहा है, जिसका इंपैक्ट डेफिनेटली इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। आइडिया यहां पर क्या है थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्रपोज किया गया सेनेटर मोरेनो द्वारा, ठीक है, और अगर ये पास हो जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको भी थोड़ा हम जानेंगे। तो बेसिकली कह रहे हैं कि भैया 25% की एक्साइज टैक्स लगाई जाएगी ऑन द आउटसोर्सिंग पेमेंट्स, कि कोई भी अगर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यहां पर हो रही है किसी भी सर्विसेज के इंपोर्ट्स के लिए, आप फीस पे कर रहे हैं, आप रॉयल्टीज पे कर रहे हैं, सर्विस पेमेंट्स पे कर रहे हैं, प्रीमियम्स पे कर रहे हैं बाय एनी ऑफ द यूएस एंटिटीज टू फॉरेन पर्संस, जो कि जिसके बेनिफिट्स अगेन यूएस कस्टमर तक पहुंच रहे होंगे, कंज्यूमर तक पहुंच रहे होंगे, बट अगर उस प्रकार की पेमेंट्स की जा रही हैं तो उस केस पर 25% का एक एक्साइज टैक्स, एक्स्ट्रा पैसा यहां पर पे किया जाएगा यूएस कंपनीज द्वारा। किसे? वो पे किया जाएगा यूएस की सरकार को।
अब सरकार का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? सरकार के ऑब्जेक्टिव अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखोगे तो यही है कि अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज किया जा सके, चाहे फिर वो इंपोर्ट टैरिफ्स के थ्रू हो, एक्सपोर्ट ड्यूटीज के थ्रू हो, या जो नया एक्साइज टैक्स यहाँ पर आउटसोर्सिंग के ऊपर लगाया जा रहा है उसके थ्रू हो। सभी केस में सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना, बिकॉज वो डेट टू जीडीपी लेवल्स भी वहां पर बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ चुके हैं। एंड अगेन कहीं ना कहीं यही कंसर्न पिछले कुछ सालों से रेपिटेटिवली हाईलाइट भी किया जा रहा है कि यूएस बीइंग द पायनियर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, कहीं उनका डेट इतना अनसस्टेनेबल ना हो जाए कि ग्लोबल इकोनॉमी वहां पर कोलैप्स कर जाए। तो हालांकि आइडिया अच्छा है, बट एक मेजर डिसरप्शन यहां पर क्रिएट हो चुकी है इस प्रकार की पॉलिसीज की वजह से। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट अप्रोचमेंट की बात करें तो भैया उस केस में भी फॉर मिक्स्ड मार्केट पेमेंट्स आपकी स्प्लिट हो सकती हैं बेस्ड ऑन यूएस वर्सेस नॉन यूएस कंज्यूमर बेस, कि कहां पर आपका कंज्यूमर बेस है, किनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो एक पूरा सिस्टम सेट करने की यहां पर बात की गई कि बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स कहां वो सर्विस का कंजम्पशन हो रहा है, इस प्रकार का टैक्स पेमेंट यहां पर करना ही पड़ेगा। एंड इवन दो जब भी कोई कंपनी इस प्रकार की पेमेंट करती है, चाहे वो टैक्स के केस में हो या कोई खर्चा वहां पर हो रहा है, तो उस खर्चे और टैक्स को वो यूज करती है अपने इनकम टैक्स में इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शंस। पर यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो भी आउटसोर्सिंग पेमेंट्स रहेंगी, जो भी टैक्स डिडक्शंस रहेंगी, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर इनकम टैक्स डिडक्शन। आप टैक्स और पेमेंट को वहां पर डिडक्ट नहीं करवा सकते, उसके बेनिफिट्स नहीं ले सकते। एंड ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि इस पैसे से क्या करना चाहते हैं वो चाहते हैं एक डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड क्रिएट करना, कि जिनकी डोमेस्टिक लेबर है उनकी अपस्किलिंग के ऊपर काम किया जा सके, उनके सर्विसेज सेक्टर में उनकी पार्टिसिपेशन को और बेहतर किया जा सके, हाई वैल्यू सर्विसेज क्रिएट करने के ऊपर काम किया जा सके, एंड इन द लॉन्गर रन डोमेस्टिकली ही हर एक चीज प्रिपेयर की जाए। एंड वही फोकस रखते हुए ये इनिशिएटिव यहां पर लिया जा रहा है, जिसकी इफेक्टिव डेट अगर पास हो जाता है 31 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, बट अभी ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोज नेचर में है। दिस हैज बीन द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, बिकॉज अगर यूएस का आउटसोर्सिंग लैंडस्केप देखा जाए तो यूएस कंपनीज आउटसोर्स करती हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख जॉब्स एनुअली, और जो कि इंडिया इसमें सिग्निफिकेंट शेयर कैप्चर भी करता है। इंडिया डोमिनेट करता है इस मार्केट को, 59% ऑफ द मार्केट शेयर। 66% ऑफ द यूएस कंपनीज आउटसोर्स करती हैं एटलीस्ट वन बिजनेस कॉम्पोनेंट, कोई भी एक बिजनेस फंक्शन, चाहे उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ यहां पर उनके द्वारा आउटसोर्स किया ही जाता है, because they have been able to reduce their input cost। वो कॉस्ट सेविंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है उनके लिए। क्यों यूएस कंपनीज इतने हैवी प्रॉफिट जनरेट कर पाती हैं? बिकॉज दे हैव बीन एबल टू डू दोस काइंड ऑफ कॉस्ट सेविंग्स बाय हायरिंग द चीप लेबर। और वो इंडिया में अवेलेबल है, बिकॉज अगर यूएस से ही हायर करेंगे तो भी हायर वेजेस पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनका वो जो कॉस्ट बेनिफिट है वो बिल्कुल यहां पर खत्म हो जाएगा। तो 92% ऑफ द ग्लोबल 2000 कंपनीज यूटिलाइज करती हैं आईटी सोर्सिंग सर्विसेज। सो ये ओवरऑल लैंडस्केप है, और इसमें ही इंडिया एक मेजर कंपोनेंट को यहां पर होल्ड करके बैठा है, जिसकी वजह से अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट इंपैक्ट यहां पर पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट तो आपका जो बीपीएम और कॉल सेंटर्स हैं, राइट, कि जो आपके कंज्यूमर डायरेक्टेड हैं, जिसमें अगेन एक लैंग्वेज का बेनिफिट ऑलरेडी यूएस के पास है कि उनको तो इजीली अपने देश में वो क्रिएट भी कर पाएंगे, और इंडिया में जितनी भी सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाले ये पर्टिकुलर सेगमेंट को बिलोंग करने वाली कंपनीज हैं, उनके ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा। फिर आईटी सर्विसेज और एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, अगेन प्राइसिंग एंड वॉल्यूम का रिस्क यहां पर है ही है, राइट, कि प्राइसिंग बहुत हम चीप दे देते हैं, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो भैया यूएस की जितने भी आपके कंपनीज जो कि हमारी सर्विसेज को वहाँ इंपोर्ट करते हैं, दे विल डेफिनेटली लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, कि भैया हमें नहीं करना है, हम डोमेस्टिकली हायर कर लेते हैं। बट अब यहाँ पर कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यहाँ पर कॉल लेते हैं, किस तरीके से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा आपके जो स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स हैं, देखिए बहुत सारे जो नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं यूएस में भी, दे ट्राई टू हायर चीप लेबर और चीप ह्यूमन रिसोर्स, चीप ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम, बिकॉज उनको खुद को स्केल करना है, तो उन्हें अपनी इनपुट कॉस्ट वहां पर कम रखनी है। अब वो किस प्रकार से हायरिंग की जाएगी, कैसे उनकी पेमेंट्स की जाएगी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, R&D, अगेन ये तो आपके डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड करती है यूएस कंपनीज को, यूएस कंज्यूमर्स को। अब वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, इंटरनल कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है या डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल रहेगा। So across all the sectors, impact is going to be there. But in this particular sector, higher risk भी है and higher directly exposure भी देखने को मिल रहा है, higher impact भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। And अगर इंडिया के केस में हम टॉप 3 कंपनीज के बारे में यहाँ पर बात करें, Infosys, TCS एंड विप्रो, ये तीनों ही कंपनीज डोमिनेट करती हैं यूएस एक्सपोर्ट्स में, और इन तीनों कंपनीज द्वारा क्लोज टू जनरेट किया था $32 बिलियन अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, जो कि यूएस को एनुअली यहाँ पर करती हैं। और इन तीनों कंपनीज के केस में रिसेंटली हमने क्या कंसर्न्स देखे हैं
कि भैया ले ऑफ्स यहां पर किए जा रहे हैं, जॉब्स यहां पर कट की जा रही हैं डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ। अब रेवेन्यू ग्रोथ तो हो रहा है, बट रीजन इज व्हाट, रेवेन्यू ग्रोथ में स्लो डाउन यहां पर देखने को मिल रहा है। टीसीएस, जिस कंपनी को हम कहते हैं कि भैया प्राइवेट सेक्टर की एक तरीके की सरकारी नौकरी है ना, कि वहां पर तो एम्प्लॉय हमेशा खुश रहता है, इनके द्वारा 12,000 एम्प्लॉयज की वर्कफोर्स को रिड्यूस किया गया है, ट्रिम किया गया है ना, डिस्पाइट 2% का जो टोटल वर्कफोर्स रिड्यूस किया 2% किए, डिस्पाइट पॉजिटिव रेवेन्यू नंबर्स, दे हैव बीन एबल टू डू सो। इन्फोसिस कोई नए फ्रेश हायरिंग नहीं कर रहा, जितना भी इनका ट्रेनिंग इनटेक था उसको यहां पर रिड्यूस कर दिया गया। विप्रो सिलेक्टिवली आपके जॉब रोल्स कट कर रही है। अब अगर इन्हीं कंपनीज, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े पिलर्स यहां पर सर्विस सेक्टर के यहां पर माने जाते हैं, अब अगर इन्हीं 3 कंपनीज के रेवेन्यू में स्लो डाउन आ जाए, बिकॉज आईटी कंपनीज जो यूएस की हैं वो इन्हें उस प्रकार की सर्विसेज इनसे इंपोर्ट नहीं करती हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो ले ऑफ्स का कंसर्न है ये और एग्रेवेट यहां पर हो जाएगा। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं, ऑलरेडी फ्रेश हायरिंग्स यहां पर रुकी हुई हैं, रियल वेजेस ऑलरेडी यहां पर स्टैग्नेटेड हैं। तो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए तो इस समय पर जरूरी कि हम नई जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्रिएट कर सकें, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज, दिस काइंड ऑफ एक्ट्स जो हायर एक्ट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारी इन कंपनीज के रेवेन्यू के ऊपर मेजर इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, जो कि अगेन हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर इंपैक्ट करेंगी, बिकॉज हमारी यंग पॉपुलेशन के लिए शायद उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर अवेलेबल ना रहे। एंड मोर ओवर ये चीज टाइम एंड अगेन कही जा रही है कि इंडिया को यहां पर अपने डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है एक्सपोर्ट्स को, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, हम दोनों ही केसेस में यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो जब से पूरा सिलसिला चला है ट्रम्प टैरिफ्स का, तब से बार बार यही पॉइंट रेज किया जा रहा है कि इंडिया के गुड्स को भी अपने डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम सर्विसेज को भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। बिकॉज अगर देखा जाए ना, इंडिया के पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो एडवांटेज है वो क्या है, सिर्फ कॉस्ट का एडवांटेज देखने को मिलता है ना, कि जो हमारी कॉस्ट आर्बिट्रेज है, अब ये उसके ऊपर मेजर डेंट पड़ जाएगा, बिकॉज अब कंपनीज को, यूएस कंपनीज को 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जब भी वो ऐसी प्रकार की सर्विसेज को यहां पर आउटसोर्स करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें इस कॉस्ट एडवांटेज से खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा। अब वो ऊपर कैसे उठा पाएंगे कि हम ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि आपको कहीं और ना मिले। आप ऐसी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसका कोई और सब्स्टिट्यूट वहां पर अवेलेबल ना हो, तो उस केस में जाहिर सी बात है यूएस कंपनीज की डिपेंडेंसी बनी रहेगी। बट अभी तक हम उस प्रकार का ऑल्टरनेटिव क्लियर नहीं कर पाए हैं। एंड मोर ओवर, हालांकि तो ये एक्ट अभी सिर्फ प्रपोज्ड ही है, अगर पास ऑन हो भी जाता है, डिफरेंट नेशंस विल डेफिनेटली वांट टू नेगोशिएट ऑन दिस एक्ट कि भैया हमारे देश के जो एक्सपोर्ट्स हैं आपके देश में, उनके ऊपर कुछ कंसेशन दिया जाए, राइट। बट जो करंट सिनेरियो इंडिया का यहां पर चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहां पर क्रिएट हो चुकी हैं, वो 25% का जब एक्स्ट्रा टैरिफ यहां पर टोटल 50% कर दिया गया था, उसके बाद से हमारे लिए वैसी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस करना शायद और यहां पर मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं, रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि दैट पीएम इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, है ना, एंड यूएस इंडिया के जो टाइज हैं बहुत स्पेशल हैं, बट वो डिप्लोमेटिक चैनल्स कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट हो चुके हैं जब से इंडिया, रशिया, चाइना के अलायंस की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि ट्रम्प टैरिफ्स के केस में सभी देशों ने नेगोशिएट किया, इंडिया के लिए वो दोबारा से नेगोशिएशन करना अपने सबसे बड़े क्रूशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए वो बहुत बड़ा एक मेजर हर्डल यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर ऑप्शंस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। बट एक सिंपल सा सवाल आप सभी से, विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटी इन इंडिया। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर में कौन सी बिलोंग करती हैं, जो कि टर्शरी का एक सबसेट है। जरा चैट बॉक्स में करेक्टली मार्क कीजिए एंड बताइए मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, जिसे आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका इकोनॉमी या सब्जेक्ट आपको लगता है कि वीक है, टेक्निकल लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कम्युनिटी बिल्डअप यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर हम रेगुलरली क्वेश्चंस अपडेट करते रहते हैं। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी ऑल्सो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड मोर ओवर, करेंटली स्टडी IQ किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है, दैट वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट थ्रू आवर P2I इनिशिएटिव, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का जो हमारा इनिशिएटिव है। अब इसी का 2026 के लिए जो हमारा सितंबर बैच है, वन ऑफ द लास्ट बैचेस फॉर 2026, वो बैच शुरू होने जा रहा है 9 सितंबर से, जो इवनिंग बैच यहाँ पर रहेगा, राइट। अब यही P2I इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन को यहाँ पर कवर कर सकें, एंड with the utmost clarity, with the utmost relevant content. लाइव क्लासेस के थ्रू आपका कंटेंट कवरेज रहेगा, आपको मेंटरशिप सपोर्ट दिया रहा है, मेंस राइटिंग, मॉक टेस्ट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हर एक रिक्वायरमेंट यहां पर पूरी हो रही है।
एंड दिस होल P2I इनिशिएटिव इज इंसेंटिवाइजिंग। आप मंथली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको कैश रिवॉर्ड्स वहाँ पर मिलते हैं। आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, आपको कंप्लीट अमाउंट यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं RG लाइफ को, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी यहाँ पर अवेल कर सकें। सो नाउ व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर इट? जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डेफिनेटली अब जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो इंडिया के US में हो या फिर US की कंपनी जो कि अभी तक आउटसोर्स कर रही थी, अब कहीं ना कहीं उनको भी उस प्रकार के ऑन साइट हायरिंग्स वहां पर करनी पड़ेंगी, ताकि इस आउटसोर्सिंग पेमेंट के कंसर्न को 25% के एक्स्ट्रा एक्साइज टैक्स को यहां पर अवॉइड किया जा सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइस एलोकेशन है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट रीडिजाइन, क्या हो सकता है भी आप फिक्स्ड प्राइस की तरफ यहां पर शिफ्ट कर जाएं, आउटकम बेस्ड प्राइस के ऊपर यहां पर शिफ्ट कर जाएं, ठीक है जी, ताकि आप इस टैक्स इंसिडेंस को थोड़ा सा डिफरेंटली अब्जॉर्ब कर सकें, कि आप यहाँ पर कहें कि भैया चलो आपकी जो पेमेंट सिस्टम रहेगा वो किसी और तरीके से यहाँ पर किया जा सके। मतलब डिफरेंट फाइनेंशियल टूल्स यहाँ पर डिवाइस किए जा सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है करंट एक्सपोर्ट्स के कंटेक्स्ट में, जो कि हमें एक मेजर पॉइंट बार बार यहाँ पर रेज किया जा रहा है कि वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं हम डाइवर्सिफाई कर सकें, कि आपकी जो बिजनेस डेवलपमेंट है EU में, मिडिल ईस्ट में, APAC में, लैटिन अमेरिका में, इन सभी देशों में, इन सभी रीजन्स में यहाँ पर किए जा सकें। एंड कहीं ना कहीं जो बाकी आपके उस प्रकार के रीजन्स हैं जहाँ पर अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज क्रिएट हो रही है, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, उन सभी रीजन्स में यहाँ पर जाया जाए, ताकि हमारी सर्विसेज की रेलेवेंस भी बरकरार रहे एंड हम अपना कंटिन्यूड सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर बचा के रखें, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत क्रूशियल है, करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए बहुत क्रूशियल है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जो पहले भी हमने पॉइंट रखा कि भैया जो कॉस्ट बेनिफिट है, अब उस कॉस्ट बेनिफिट से अवे जाना पड़ेगा। अब आपको यहां पर फोकस लाना पड़ेगा हाई वैल्यू सर्विसेज के ऊपर। ऐसी सर्विसेज को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा जिनका कोई और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना रहे। आपको वैसा R&D करना पड़ेगा, वैसा इनोवेशन यहां पर करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी इंडियन कंपनी सिग्निफिकेंट कैश पाइल के ऊपर बैठी हैं, सिग्निफिकेंट हायर प्रॉफिट्स के ऊपर बैठी हैं। नाउ इज द टाइम कि वो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करें, इस प्रकार की R&D, इस प्रकार के इनोवेशन के ऊपर काम करें, बिकॉज अब वो नीड ऑफ द आवर यहां पर बन चुका है। इवन इफ अगर ये एक्ट पास नहीं भी होता है, मान लीजिए अगर रुक जाता है किसी कंसर्न वश, फिर भी कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी घंटी यहां पर बज चुकी है कि भैया ऐसा भी हुआ तो रेवेन्यूज के ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ेगा एंड ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वहां पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो उनको कॉस्ट एडवांटेज से अब हट के एक क्वालिटी एडवांटेज को यहां पर गेन करना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब हम सिग्निफिकेंट क्वालिटी की सर्विसेज यहां पर जनरेट कर पाएंगे। That will be only the thing that is possible. And moreover, इंडिया के लिए भी बहुत क्रूशियल है कि हम उस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यहाँ पर डिफरेंट नेशंस के साथ सिक्योर करें, डिफरेंट रीजन्स के साथ सिक्योर करें एज सुन एज पॉसिबल। खासकर यूरोप के केस में देखा जाए, यूरोप के साथ हमारी नेगोशिएशंस 2022 से चल रही हैं। नाउ इज द टाइम कि हम इसी साल में उस नेगोशिएशंस को वाइंड अप करके अपना नया FTA यहाँ पर रखें, एंड ताकि हमारी इंडियन कंपनीज के लिए, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए एक नया मार्केट शेयर यहाँ पर ओपन हो, जिसके चलते हम वहाँ पर सिग्निफिकेंट तरीके से अपनी अर्निंग्स जनरेट कर सकें, हमारे इंडियन इकोनॉमी को वो ग्रोथ यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहाँ पर जरूर होगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।